अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल स्टार्ट किया था। यार स्कूल में इंटरनेट चला दे यार, इंटरनेट नेट का तो मसला, वो नीचे पे खड़ा होता मैं फायर वाली बदली और तार वार टूट गई वहाँ। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल टेबल पढ़ा। अच्छा, बहुत से लोगों ने असाइनमेंट सेंड की, बहुत अच्छा लगा, और बहुत से लोगों ने नहीं की। भाई क्यों नहीं की अभी तक सेंड? अब तक बनाई नहीं है? इतनी मुश्किल तो नहीं थी यार। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सेंड की है? गुड, वेल एंड गुड। जिन्होंने सेंड की गुड, और जो नहीं की भाई वो ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। तो भाई सेंड करें ना, ताकि हमें पता तो लगे, हम तो देख पाए। या सिर्फ अपने लिए बनाई है भाई, कि किसी और को दिखानी नहीं है? ऐसे तो नहीं है ना? हमें भी दिखा दे यार, हम भी चाहते हैं आपकी वेबसाइट देखना यार। गुड। अगर बना भी लिए तो अभी क्लास के बाद लाजमी शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग उससे आइडिया ले पाए। आइडिया से मुराद के अगर आपने इतनी बनाई हो, दूसरा बंदा उससे अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर ये सोच के बैठोगे सब पहले शेयर कर लें, लास्ट में मैं शेयर करूंगा, तो फिर तो हम फिर लास्ट में रहेंगे भाई, मुकाबला नहीं कर पाएंगे मार्केट के साथ। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल को पढ़ लिया, जिसके अंदर TH होता है, TD होता है और TR होता है। अब इस टाइप का टेबल बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऐसी है ना भाई? इस टाइप का तो टेबल हम बना पाएंगे ना। सिंपल क्या करना है, इसको आपको खाली छोड़ना है। मतलब जो जिम वाला है, ये 9, 10, 11 में तीनों में शो होना चाहिए। तो आप इसको कॉल स्पेन दोगे। क्या दोगे? कॉल स्पेन। तो ये तो इजीली हो जाएगा। गुड। अच्छा, इसको भी ट्राई करेगा। और बाकी ये ला हो जाएगा भाई। सिर्फ इसमें क्या करना है, रो स्पेन यूज करना है। ओनली क्या यूज करना है? रो स्पेन। या इसको ट्राई करें, या हो जाएगा? हो जाएगा। अगला है हमारे पास लॉन्ग टेबल। लॉन्ग टेबल के अंदर हमारे पास 3 नई चीजें आती हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। तीनों का काम ये होता है कि आपका टेबल का हेड बना दे, टेबल की बॉडी बना दे और टेबल का फुट बना दे। टेबल के तीन ग्रुप्स या पोर्शन में डिवाइड करने से लेआउट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आपका लेआउट चेंज हो जाएगा, पर क्या है कि जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि भाई हेडर का अलग कलर हो जाए, बॉडी का अलग कलर हो जाए, फुटर का अलग कलर हो जाए। तो ये आप तब इसका स्टाइल सही करके देख पाओगे जब क्या यूज़ करोगे, CSS। लेकिन अभी के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का टेबल हमारे पास लॉन्ग टेबल होता है, जिसका हेडर होता है, जिसकी बॉडी होती है और जिसका फुटर होता है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, अच्छा नेट नहीं चल रहा तो इसलिए स्क्रीन भी शो नहीं हो पाएगी। तो हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे, यहीं पर एक बार इसको रन कर लेते हैं वेबसाइट वाले को, कि लास्ट क्लास तक हमने कितना काम कर लिया था। तो हमने किस पेज पे काम किया था? अबाउट अस, सर्विसेज पे ना। हाँ, सर्विस के ऊपर हमने कुछ मल्टीपल टेबल बनाना सीखे थे। अब इसी के नीचे हम एक लॉन्ग टेबल बनाना सीखते हैं। इस टेबल को पूरे को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ताकि ये आउटपुट पर शो ना हो। कोड को कमेंट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल/ फॉरवर्ड स्लैश। तो सबसे पहले जब भी आप टेबल स्टार्ट करोगे तो टेबल का टैग के अंदर टी हेड कि उसका हेडर, अब टी हेड के अंदर TR। समझ आ रही है भाई? पहले क्या था, टेबल के अंदर डायरेक्ट TR आ रहा था। अभी क्या है, टेबल के अंदर टी हेड के अंदर TR, फिर टी हेड होगा तो लाजमी TH होगा, टेबल की हेडिंग। इसी तरह जब टी हेड एंड होगा
तो टी हेड एंड होने के बाद नया टैग होगा टी बॉडी। कौन सा टैग होगा? टी बॉडी। तो हमें एक चीज पता लगी कि भाई टेबल के अंदर टी हेड एक टैग नया आएगा, एक टी बॉडी आएगी और तीसरी टी फुट आएगा। तीसरा क्या आएगा? टी फुट। टी फुट स्टैंड फॉर टेबल फुटर, टी बॉडी स्टैंड फॉर टेबल की बॉडी, टी हेड स्टैंड फॉर टेबल का हेड, हेडर जिसको आप बोल रहे हो। सबके अंदर टी आर तो आएगा ही आएगा। टी आर क्या है? टेबल का रो। टी हेड और टी बॉडी, ये अक्सर इंटरव्यूअर सवाल करता है कि लॉन्ग टेबल में क्या टी हेड और टी फुट रिपीट होगा? कभी भी टी हेड या टी फुट रिपीट नहीं होता। रिपीट से मुराद कि भाई किसी भी टेबल का हेडर एक होगा, फुटर एक होगा, मल्टीपल क्या होगी? बॉडी होगी। तो टी हेड और टी फुट का टैग कभी भी रिपीट नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। हाँ, टी बॉडी होगी, क्योंकि टी बॉडी में मल्टीपल डेटा आएगा। टेबल की बॉडी के अंदर मल्टीपल डेटा आएगा। तो लॉन्ग टेबल के अंदर टी हेड और टी फुट को कितनी बार बनाया जाता है? एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाया जाता है। ये रिपीट नहीं होगा। अच्छा, नॉट रिपीट लिखूंगा, वरना अब आप समझेंगे रिपीट होगा। नॉट रिपीट, कि रिपीट नहीं होगा। हाँ, टी बॉडी होगी, जितना डेटा होगा उतनी बार टी बॉडी आपका वो हो रहा होगा। लेकिन टैग आपके पास तीनों के तीनों टैग बनाए एक बार जाते हैं। कितनी बार बनाए जाते हैं? एक बार। टी की बॉडी जितनी भी होगी सब टी बॉडी के अंदर होंगे। फर्क क्या है? टी हेड और टी फुट के अंदर टी आर का टैग एक होगा, क्योंकि उसमें एक एक रो होगा। भाई ऐसे ही है ना, ये देखें, टी ये हेड आ गया, ये पूरी टी बॉडी है, ये पूरी क्या है? टी बॉडी। लास्ट ये क्या है? टी फुट। तो टी फुट में एक टी आर, टी हेडर में एक टी आर, बाकी टी बॉडी में मल्टीपल आएगा। समझ आ रही है भाई सबको? मिसाल के तौर पर अगर नहीं समझ आ रही तो इसको यहाँ देखते हैं। देखें, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले तो हमने एक बना लिया टेबल। टेबल के अंदर एक हमने बोला टी हेड आएगा, दूसरा हमारे पास टी की बॉडी आएगी, तीसरा हमारे पास क्या होगा? टी का फुट। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास टैग बने हुए आगे। टी का हेड, टी की बॉडी, टी के फुट, तीनों के तीनों टैग बनाए एक बार जाते हैं। कितनी बार बनाए जाते हैं? एक बार, किसी भी टेबल के अंदर। सिर्फ ये होता है कि इसमें डेटा रिपीट नहीं होता, क्योंकि टी का हेड भी एक बार बनाया जाएगा, टी की बॉडी भी और टी का फुटर भी एक बार बनाया जाएगा। टी की बॉडी मल्टीपल होंगी। ठीक है भाई? टी हेड के अंदर हम कॉल कराएंगे टी आर को। टी हेड के अंदर क्या कॉल कराएंगे? टी आर को। टेबल का रो, और उसके अंदर टी एच, उसके अंदर क्या? टी एच। हमने बोला सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो हमने ये टेबल स्टार्ट किया, टी हेड स्टार्ट किया, टी आर स्टार्ट किया और टी हेड यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसका अगर आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट के अंदर कुछ इस तरह करके लिखा हुआ आ गया, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। इन सब के ऊपर बॉर्डर चाहिए तो क्या लगाएंगे? बॉर्डर। बॉर्डर में अभी के लिए हम 2 पास कर देते हैं। ये आ गया भाई। अब इसके बाद हमें कॉल करानी है टी की बॉडी, टेबल की बॉडी। अब टेबल की बॉडी के अंदर भी टी आर, टेबल की बॉडी के अंदर भी टी आर। इसके अंदर हमें देखो कितने टी डी बनाने हैं? 3, क्योंकि 3 है ना भाई, 3 कॉलम है तो 3 यहाँ पर भी आएंगे। तो टी डी मल्टीप्लाई 3 तो आ गया यहाँ पर सबसे पहले 1, LCD 5। अब हम इसको चेक करते हैं अगर आउटपुट को, तो आपके पास ये टी की बॉडी आ गई। अब सवाल होगा, हम तो चाह रहे थे कुछ इस टाइप का आउटपुट आए,
ऐसे ही है ना भाई। लेकिन ये यहाँ पे इस टाइप का क्यों आ रहा है? इसके लिए हम फिर ये बॉर्डर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? बॉर्डर नहीं लगाएंगे। अब इसके लिए हम CSS को यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको उसने बताया ना ऊपर कि जब आप टी हेड बॉडी को करते हो तो ये आपके टेबल को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता है, लेकिन लेआउट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपके लेआउट पे फर्क पड़े तो आप क्या यूज करोगे? CSS। अभी के लिए सिर्फ यह है कि भाई हमारे पास कोई भी टेबल को, जैसे हम सिंपल शॉर्ट टेबल बना रहे थे वैसे ही हम लॉन्ग टेबल भी बनाते हैं। फर्क क्या आता है कि टी हेड एक नया टैग आता है, टी बॉडी, और लास्ट में टी का फुटर। फुटर में भी टी आर के बाद TD, और क्योंकि मुझे 3 चाहिए, TD मल्टी नहीं, ये मसला नहीं होता। TR कैपिटल हो स्मॉल हो कोई मसला नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। स्मॉल या फिर कैपिटल में कुछ इशू नहीं आएगा। यहाँ बोला भाई टोटल हमने किया 10, यहाँ पे हमने किया कुछ भी ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर उसको बोला 100 क्वांटिटीज़ है। तो इसके अंदर ये टेबल का हेड, ये टेबल की बॉडी, और ये हमारे पास टेबल का फुट। क्यों हम इसको ये बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये टी फुट के अंदर है, ये वाला टी बॉडी के अंदर है, ये वाला टी हेड के अंदर है। अब हमने ये चीज़ देखी है कि टी हेड एक बार बनाया जाता है, टी बॉडी भी एक बार होता है। सिर्फ फर्क क्या होता है? इसके अंदर TR मल्टीपल होंगे। क्या होंगे? TR मल्टीपल, क्योंकि टी की बॉडी जो है ये रिपीट हो सकती है, टी का हेड, टी का फुट कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है? अब आप बोलोगे यार हमें तो इस टाइप का टेबल बनाना है, तो इस टाइप का टेबल जब हम CSS को सीखेंगे तो हम बना पाएंगे। इसमें सिर्फ कोई चीज़ नहीं है, अगर इसको आप बोलते हो तो हम बना लेते हैं भाई। देखिए इसमें है क्या? नहीं अच्छा नहीं, इसके अंदर ना एक चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर हर एक के अंदर बॉर्डर लगाया जाएगा। कैसे बॉर्डर लगाया जाएगा? स्टाइल बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, और ये इसने टी हेड के अंदर स्टाइल अच्छा भैया हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहा? बॉर्डर माइनस बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। इसको अगर हम अच्छा ये यहाँ दिखा रहा है, जबकि हमें यहाँ पर नहीं। बॉर्डर अगर हम लगाना चाहें इसको बॉर्डर अप्लाई क्यों नहीं कर रहा भाई? क्योंकि टेबल TH पर ये अलग अलग बॉर्डर नहीं लगा देगा, ये तो सिर्फ इस पे लगाएगा ना। ये तो मुश्किल बन जाएगा यार हमारे लिए, क्या फिर हम सब पे लगाते रहें। इस पे कैसे है? अच्छा इस पे भी ऐसे ही है, स्पेस दिया बीच में। सही है सही है सही है। तो आपके पास इस टाइप का आ गया। आप फुटर में लगाना है तो फुटर में सिंपल आपको क्या लगाना होगा? TD के अंदर जाकर अब टॉप से लगा देंगे। कहां से लगाएंगे? टॉप से। बताता हूँ टॉप से क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि वो उसके ऊपर शो कराना है ना कि उसके नीचे। तो ये आपके पास ये आपकी बॉडी बन गई टेबल का हेडर, ये आपके पास बन गया टेबल की बॉडी, और ये बन गया टेबल का फुटर। लेकिन ये चीज़ अभी के लिए अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर से जाएगी, तो इस चीज़ को हम जब CSS स्टार्ट करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे।
अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि भाई बस ये हमारे पास लॉन्ग टेबल है। लॉन्ग टेबल क्यों है कि टी का हेड मिला हुआ है, टी की बॉडी मिली हुई है और टी का फुटर मिला हुआ है। समझ आ रही है भाई सबको? जी जी, हेडर और फुटर के बीच में होगी, ऐसे ही है। तो अब देखो हमने जो कल काम किया था वो सिर्फ टी आर और टी एच किया था। अब नई चीज क्या है? टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। सही है भाई? तो आपका इस टाइप का टेबल बना हुआ आ जाएगा। तो ये पूरा अगर हम बनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी इस हिसाब से डेटा। तो इसलिए ये हम खुद ट्राई करेंगे। इनमें से कोई 5 डेटा उठाकर आपने इसको ट्राई करके ग्रुप में शेयर करना है। भले ये लाइन ना लगी आए लेकिन इस टाइप का डेटा शो, ये डेटा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, बुक को भी देखना है, तो इसलिए ये डेटा जो लिखा हुआ है ये आना चाहिए। ठीक है भाई? ये आपने ट्राई करना है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 मेन चीज़ें, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये बहुत मेन है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, इसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। जैसे मैंने एक टेबल बनाया, या कल जो हमने एक टेबल बनाया था, लॉन्ग टेबल, कुछ टेबल बनाया था ये वाला, इस पूरे टेबल को कॉपी करते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो हम यहां जाकर इस टेबल को लगाते हैं। तो हमने कल ये वाला एक सिंपल टेबल बनाया था, ऐसे ही है भाई। इस टेबल को हमने कल बनवाया था। इसमें कोई चीज नहीं है, टी हेड है, टी फुटर है, ओ टी हेड नहीं है इसमें, सॉरी, टी आर है और टी डी और टी एच, 3 चीजें यूज हुई पड़ी हैं। टी हेड, टी एच, टी हेड नहीं, टी एच, टी आर और टी डी। लॉन्ग टेबल में सिर्फ क्या था? टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। बाकी ये टी एच, टी आर, टी डी तो यूज हो गई होगा। अब हमने 2 चीजें नई सीखनी है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। देखें, इसका फर्क समझने के लिए हम यहां पे जाएंगे। ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट है टेबल के। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट। हमने क्या यूज किए पड़े हैं? ये ले सबके सब एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट किसके हैं? टेबल के। अगर ये एट्रीब्यूट उठाकर मैं इसको दे दूं, ये उठाकर मैंने इसको दे दिया और अब हमने चेक किया, यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो आपका कुछ भी बॉर्डर नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना भाई? क्योंकि जिसकी चीज है उसी को मिलेगी तो काम होगा ना। अब ये बॉर्डर का एट्रीब्यूट अक्सर ना इंटरव्यूअर लाजी परेशान करता है। वो बोलता है भाई ये बताओ बॉर्डर लगे आएंगे या नहीं। अब हमने याद किया होता है, रट्टा मारा होता है, हाँ यार कहीं ना कहीं बॉर्डर होगा तो बॉर्डर लगे आ जाएंगे। इस पे बॉर्डर लगे हुए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी तो किसकी है? टेबल की। टेबल में लगेंगे तो बॉर्डर आएंगे, टेबल के अंदर लगेंगे तो बॉर्डर आएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी उठाकर, अब वो परेशान क्या करता है, वो जान के, क्योंकि इंटरव्यू चाहता है आपको जांचना और उसका हक बनता है, क्योंकि वो आपको सैलरी पे रखेगा, क्या पता कल उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अब अगर उसने कहीं पे भी लगाया, अब देखो अब टेबल पर बॉर्डर कहीं पर भी नहीं आएंगे। ऐसी है ना भाई? टेबल पर बॉर्डर कहीं पर भी नहीं आ रहे। बॉर्डर कब आएंगे? जब इस बॉर्डर को उठाकर हमने टेबल के अंदर दिया होगा। सही है भाई? तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ना, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, फिर इसके बारे में सवाल करता है कि भाई क्या मैं इसको टी बॉडी ओ टी आर या फिर टी डी में डाल सकता हूं? कभी भी नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी बॉर्डर के साथ अटैच होती है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किसके साथ अटैच होती है? बॉर्डर के साथ। अब इसमें फर्क देखिएगा, मैंने यहां लगाया सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, एक मिनट, इसका नाम हम पूरा चेक कर लें क्या है। सेल स्पेसिंग है ना, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मैंने कर दिया 30। एक मिनट, स्पेलिंग गलत देखिए, ये क्या है? सेल स्पेसिंग, ये काम नहीं करते।
क्यों भाई ये काम क्यों नहीं करते? टेबल के अच्छा सही है, ये एक और मिस्टेक है ना। देखो आपको यहाँ पे इसने बताया एग्जाम्पल ऑफ पैडिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम विद अ पैडिंग इन पैकिंग इनसाइड द बॉक्स। तो ये आपके पास काम तब करेगा जब उस पर क्या लगी हुई आएगी, विड्थ। अब वो बोल रहा है भाई क्योंकि ये जो विड्थ आपने 400 डिफाइन किया ना, ये जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तो सेल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहा। हमने कहा भाई 100, अभी के लिए हमने लगा दिया 100। तो अब इससे टोटल 100 के हिसाब से इसको, वो नहीं 100 नहीं, क्या लगाया 10। हम इसको अगर 400 करते हैं, देखें 400 किया, आपके पास विड्थ के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा भाई 400 की जगह 800 कर दो। अब जो विड्थ, अब देख रहे हो, अगर मैं सेल स्पेसिंग हटा रहा हूँ, एक मिनट, इस पे अभी भी आउटपुट में फर्क नहीं आ रहा यार। इसका मतलब क्या था, ये इसको चलाते हैं क्रोम के ऊपर, फिर देखते हैं इसको। सेल स्पेसिंग नहीं भाई, सेल स्पेसिंग तो काम नहीं कर रहा है इस पर। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग तो कर रहा है, सेल स्पेसिंग क्यों नहीं कर रहा? अच्छा सही है, सही है, सही है, हमारी एक सही है, सही है। हम एक चीज़ भी कर रहे हैं ना भाई इसके साथ। देखो सेल स्पेसिंग बेचारा कैसे काम करे, इसलिए काम नहीं कर रहा। हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई पड़ी है कोलैप्स की। बॉर्डर को क्या कर दो, कोलैप्स कर दो। अब ये एक मिनट के लिए ये प्रॉपर्टी हटाई और आप चेक किया, अब ये देख लो बॉर्डर के बीच में क्या लेके आ रहा है, स्पेस। अगर हम ये नहीं ना लगा रहे, जैसे हमने सेल स्पेसिंग नहीं लगाई, तो अब ये बिल्कुल साथ साथ मिले पड़े। हम चाहते हैं ये बॉर्डर, जो बाहर का बॉर्डर है, जो अंदर का बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। तो हम क्या लगा सकते हैं, सेल स्पेसिंग। लेकिन ये कब काम नहीं करेंगे, जब हमने क्या लगाया होगा, बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स तो क्या है कि उनको मिला दो। अब वो मिले हुए बॉर्डर को कैसे स्पेस दे बेचारा, ऐसे है ना भाई। तो आपके पास सेल स्पेसिंग तब काम करेगी जब हमने क्या नहीं लगाया होगा, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी। ऐसी है ना भाई। जैसे हम अब बॉर्डर कोलैप्स लगाएंगे, तो हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी ताकि एक साथ बॉर्डर एक साथ मिला दें। बॉर्डर कोलैप्स को हमने जैसे ही कोलैप्स किया, अब ये बेचारा कैसे मिला है भाई, ये तो दोनों लाइन मिली पड़ी है, अब इनको कैसे मिला है। तो ये प्रॉपर्टी तब काम करेगी जब हमने बॉर्डर कोलैप्स नहीं दिया होगा। तो सेल स्पेसिंग से आपको ये पता लग गया होगा कि बॉर्डर, आउटर बॉर्डर बाहर का बॉर्डर और उस कॉलम के बॉर्डर के बीच में स्पेस कौन सेट करेगा, सेल स्पेसिंग। सही है भाई। सेल पैडिंग क्या होता है, इनर बॉर्डर एंड टेक्स्ट स्पेस। अगर मैं यहां जाके एक प्रॉपर्टी लगा दूं, सेल पैडिंग, इसको 40 कर दिया, तो आप फर्क देखिएगा। अब ये सब आपस में मिले पड़े हैं। जैसे पेज को रिफ्रेश किया, ये आप देख रहे हो टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ गया। पहले क्या था, टेक्स्ट बिल्कुल एक साथ मिला हुआ था, ऐसे ही है ना भाई। ये टेक्स्ट बिल्कुल क्या हुआ पड़ा, एक साथ मिला पड़ा। अभी के लिए हम थोड़ी सेल स्पेसिंग कम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, 10 लगाते हैं। अब देखें, अब यार, अब मैं चाहता हूँ यार इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो स्पेस के लिए हम क्या लगाते हैं, सेल पैडिंग। इसमें हमने पास कर दिया 20, तो जैसे पेज पे रिफ्रेश किया, इनके बीच में स्पेस आ गया। समझ आ रही है भाई। आपके पास सेल पैडिंग का मकसद इनर बॉर्डर का मकसद इस टेक्स्ट का ये बॉर्डर, इस बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में बिटवीन स्पेस, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा वो सेट कौन करेगा, सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या करेगा, आउटर बॉर्डर और इनर बॉर्डर के बीच में स्पेस, उन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा
वो कौन सेट करेगा? सेल स्पेसिंग। समझ आ रही है भाई सबको? अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या लगाएंगे? सेल स्पेसिंग। अगर इस बॉर्डर के और इस टेक्स्ट के बीच में चाहिए, सेल पैडिंग। समझ आ रही है भाई? यहां तक किसी का कुछ सवाल भाई? आगे चले? जी जी। हाँ बिल्कुल। फिर आप मार्जिन यूज करोगे जब आप सी के साथ ना, स्टाइल के साथ, स्टाइल और स्टाइल में एक प्रॉपर्टी आती है मेन, यहां तक लगाओगे पैडिंग लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड से करनी है तो पैडिंग लेफ्ट, राइट साइड से करनी है पैडिंग राइट, वो आप सी से कर सकते हो। चारों साइड से लिए सेल पैडिंग, डिफॉल्ट में चारों साइड से सेट करेगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया? सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। बाकी आपको ये बोल रहा है कि ओल्ड कोड, अच्छा ये जो ओल्ड कोड है ना, इसका मकसद है कि अब ये नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन जब तक हम सीएसएस यूज नहीं कर रहे तब तक हमें ये यूज करना है। हम ये प्रॉपर्टी बॉर्डर की और इसका बैकग्राउंड कलर, ये दोनों प्रॉपर्टीज ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि HTML4 में ये यूज होती थी, 5 में यूज तो होती है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये सब बेचारी रेड कलर में हुई पड़ी है कि आपको यूज नहीं करनी। जैसे आपके पास एक टैग था फोन का टैग, फोन का टैग भी क्या हुआ पड़ा है? रेड। ये टैग रेड नहीं है, लेकिन फोन का टैग क्या है? रेड है, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं करता यूज करना। लेकिन जब तक हम सीएसएस को नहीं सीखते तब तक तो हमें यही लगाना है। अगर बॉर्डर लगाने हैं टेबल में तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी, अगर टेबल के बैकग्राउंड को कलर को सेट करना है तो बीजी कलर। सही है भाई? तो ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा टेबल, जो हमारा जो काम क्या करता है, ऐड टेबल टू आवर वेब पेज, हमारे वेब पेज के अंदर टेबल को ऐड करवाता है। ठीक है भाई? टेबल को ऐड करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है रो बाय रो। ईच रो हमें क्रिएट कौन करके देता है? टीआर। हर रो के अंदर मल्टीपल सेल होते हैं, और मल्टीपल सेल कौन बना के देता है? टीडी एलिमेंट। और टीएच अगर आपका हेडर होगा तो आप क्या लगाओगे? टीएच। और आप इसके अंदर सेल के बीच में स्पेस भी दे सकते हो, जिसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। रो स्पैन का मकसद क्या? वर्टिकल स्पेस। कॉलम स्पैन का मकसद हॉरिजॉन्टल स्पेस। आपका लॉन्ग टेबल होगा तो आप स्प्लिट कर दोगे टेबल को 3 हिस्सों में, जिसमें सबसे पहले टी हेड, सेकंड टी बॉडी और थर्ड टी फुट। ठीक है भाई? अगला चैप्टर फॉर्म्स, जो सबसे मेन है। मेन इसलिए क्योंकि आपके पास ये वो चीज है जिससे हम यूजर से डेटा लेते हैं, गेट डेटा फ्रॉम यूजर से। इससे पहले हमने जितना भी यूज किया वो हमने सबके सब क्या किया? वो हमने खुद यूजर को लिख के दिया कि भाई हमारे पास इमेजेस होंगी, हमारा मल्टीपल चीजें होंगी। लेकिन जब हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म क्या है? यूजर से डेटा लेना। फॉर्म का एक टैग ऐसा है जो कि क्या काम करता है? यूजर से डेटा लेता है। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म जो होते हैं वो भी एक फॉर्म के टैग के अंदर बनाए जाते हैं, ताकि फॉर्म से यूजर से आपसे डेटा लिया जाए। अब आपने SMIT का जब फॉर्म भरा था तो भी वहाँ पे एक फॉर्म का टैग था जिसमें आप मल्टीपल अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इस टाइप के फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं। बहुत मेन चैप्टर है, इस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करनी है हमें। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें एक चीज़ मिलती है, मेथड। एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का, दूसरा होता है एक्शन का। फर्स्ट क्या होता है? मेथड, कि आप डेटा किस तरह उससे लोगे। मेथड से मुराद गेट और पोस्ट। मेथड ओनली 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो गेट या पोस्ट। अब अगर आपके ज़हन में ये मकसद आ रहा है कि भाई गेट का मकसद डेटा देना, पोस्ट का मकसद डेटा लेना, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है। गेट का मकसद हमारे पास क्या है? अब देखो, ये अगर हम APIs में देखें तो गेट का मकसद डेटा लेकर आना, पोस्ट का मकसद डेटा देना। समझ आ रही है? लेकिन अगर इसकी हम फॉर्म में बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। इसका हरगिज मकसद नहीं है कि गेट डेटा मंगाना, पोस्ट डेटा सेंड करना। इसमें अलग ही इसका मकसद है, वो बताता हूँ।
एक्शन हमारे पास क्या काम करता है, जब फॉर्म सबमिट हो जाए, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसके बाद किस पेज पर मूव करना है, किस पेज पे मूव करना है वो कौन बताता है, एक्शन। अक्सर आप जैसे अपना फॉर्म SMIT में फिल करते हो तो आपके पास एक ID कार्ड का पेज खुल जाता है, ऐसे ही है ना भाई, जहाँ पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो हुआ क्या पड़ा है, एक्शन में आपके पेज की लिंक दी हुई है कि जैसे यूजर का फॉर्म सबमिट हो उसके पास SMIT कार्ड ID कार्ड ओपन करवा देना। तो वो काम कौन करता है, एक्शन करता है। एक्शन खुद एक ब्लॉक लाइन टैग है, क्या है, ब्लॉक लाइन टैग है, अपने साथ किसी और को आने नहीं देता। और पेयर टैग है, जब ओपन होगा तो लाजमी क्या होगा, क्लोज भी होगा। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ आते हैं, इसके लिए हम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम एक फॉर्म बना लेते हैं, सही है भाई, ताकि कॉन्टैक्ट अस में हम फॉर्म जनरेट कर सकें। तो हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। अब सर्विस को बंद कर देना है, किसको खोलना है, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमने यहाँ बोला कि इसमें आपको एक फॉर्म का टैग मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉर्म का टैग। अब फॉर्म के टैग के अंदर आपके पास एक्शन आ रहा है, एक्शन में गेट और पोस्ट होगा। अभी हमने गेट लगा दिया और सेकंड नंबर पे हमारे पास एक्शन। अभी हम एक्शन को खाली छोड़ते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर में इसको समझेंगे कि गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है। इससे पहले हम आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे वापसी। तो अभी के लिए बस ये समझो, अभी जो हमने समझना है कि भाई फॉर्म में दो एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी हैं जो होने चाहिए, एक मेथड, दूसरा एक्शन। मेथड का काम होता है डेटा गेट नहीं करना, दोनों काम में डेटा को सेंड करना। अभी के लिए यही याद रखो, गेट सिक्योर नहीं होता, पोस्ट हमारे पास सिक्योर होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट बहुत अच्छा मेथड है, गेट अच्छा नहीं है। डेटा दोनों में सेंड किया जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉर्म में दोनों सूरत में यूजर हमें डेटा देगा ही देगा, यूजर हमें डेटा देगा ही देगा। तो गेट आपके पास सिक्योर नहीं होता और पोस्ट क्या होता है, सिक्योर होता है। एक्शन का काम क्या है कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद हमें किस पेज पर मूव करवाना है वो हमें कौन बताता है, एक्शन बताता है। एक्शन के बाद सबसे पहले मेन टैग आता है इसके अंदर इनपुट का। सबसे पहले कौन सा आता है, इनपुट का, क्योंकि यूजर से सिंपल हम क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं। तो यूजर से डेटा लेने के लिए टैग का नाम क्या है, इनपुट। ये इनपुट टैग अनपेयर टैग है, सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। और इनलाइन टैग है, अपने साथ किसी और को आने देता है। इसके अंदर सबसे मेन एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप। जिसका नाम क्या होता है, टाइप। टाइप आपको डिफाइन ये होती है कि यूजर उसमें किस टाइप का डेटा देगा, यूजर उसमें किस टाइप का डेटा देगा। अगर किसी के ऊपर से जा रही है तो जाने दो, जब हम इसकी कोडिंग करेंगे खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि अक्सर आवाम परेशान है चल रहा क्या है। थ्योरी आएगी तो ऐसा होगा भाई। तो अभी हमारे पास, अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट यूजर से डेटा लेने के लिए आप जितनी भी फील्ड्स बनाओगे यूजर से किसी भी टाइप का डेटा लो, इनपुट यूज होगा ही होगा। इनपुट एक अनपेयर टैग है, इनपुट एक इनलाइन टैग है, अपने साथ किसी और को आने देता है। और इसमें सबसे मेन एट्रीब्यूट टाइप। अभी के लिए याद रखो कि यूजर किस टाइप का डेटा देगा, उसकी टाइप होगी कि भाई वो हमें ईमेल सेंड करे, अपना पासवर्ड सेंड करे, अपना नंबर सेंड करे, क्योंकि सबसे मेन काम तो नंबर है ना, नंबर मिलेगा सब कुछ हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अब आपके पास टाइप, तो टाइप हमारे पास क्या है कि यूजर हमें किस टाइप का डेटा सेंड करेगा। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। अभी के लिए हमने बोला कि मेथड दो टाइप के हैं, गेट और पोस्ट, ज़्यादा फोकस नहीं करना वरना रोज़ा लग जाएगा। यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं इनपुट। इनपुट के अंदर हमने सबसे पहले दिया टाइप। अब इसने मल्टीपल दे दिए। अभी इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई ये कैसे याद करेंगे, कुछ भी याद नहीं करना, जब प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद सब हो जाएगा। टाइप अभी के लिए हमने रखा यार, कुछ यूजर टेक्स्ट देगा। यूजर क्या देगा, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमने बोला यूजर को भाई आपकी मर्जी है कुछ भी दो, आप हमें नंबर भी ऐड करो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करो, जो जो आपको ABC कुछ भी लिखना है
आप सब लिख सकते हो। तो टाइप अगर टेक्स्ट होगी तो यूजर कुछ भी लिख पाएगा। अगर टाइप हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट होगी, तो यूजर कुछ भी लिख पाएगा। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, अच्छा कॉन्टैक्ट अस पे था ना, तो कॉन्टैक्ट अस पे अब ये देखिए एक इनपुट तो बना हुआ आ गया। अब यूजर को बताना है भाई यहाँ पे लिखना क्या है। यूजर तो टेंशन हमें आ जाएगा भाई यहाँ पे क्या है, तो इस चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लेस होल्डर। क्या लगाते हैं भाई, प्लेस होल्डर के नेम ऑफ फील्ड, जिसको आप सिर्फ इससे बैकएंड से कुछ फर्क नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये क्यों बनाया जाता है, ताकि यूजर को दिखाया जाए कि आपने इस फील्ड में क्या डालना है। जैसे अब यहाँ पर है, अब मैं फॉर्म फिल करने आया हूँ, मुझे क्या पता भाई यहाँ पे क्या क्या डालना है। जब मैंने प्लेस होल्डर लिख दिया, मैंने कहा भाई इसके अंदर प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, तो अब जब मैं इस पर चेक करूंगा बोलेगा अच्छा भाई इसमें मुझे क्या लिखना है, इंटर योर नेम। तो प्लेस होल्डर हम इसलिए यूज करते हैं, प्लेस होल्डर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, यूजर के लिए, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसने क्या डेटा इसके अंदर पुट करना है। समझ आ रही है भाई यहां तक। तो हमने एक टैग पढ़ा इनपुट का जिसमें टाइप होती है, अभी हमने टेक्स्ट पास कर दिया। प्लेस होल्डर जिसका मकसद यह है कि यूजर ने इसमें क्या डेटा एंटर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया, अभी के लिए बना लिया क्या, बटन, जिस पे लिख दिया सबमिट, बटन कि यूजर उस पर क्लिक कर सके, यूजर क्या क्या कर सके, क्लिक कर सके। अब हमारे पास एक बटन आ गया। अब हम जैसे इस पे रिफ्रेश कर रहे हैं, अब एक चीज आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने फोकस रखना है ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, ऐसा ही है ना भाई। जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया, ये आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाता है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ आया, ये आपके पास होता है कि आपका यूजर जो डेटा देगा वो फील्ड्स में स्टोर होगा। वो किस में स्टोर होगा, फील्ड्स में। तो हर फील्ड का अपना अपना एक नाम होगा, हर फील्ड का अपना अपना एक नाम होगा। नाम भी एक क्या है, एट्रीब्यूट। स्टार्ट की तो बस में लाइट कम आएगी भाई। तो हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर दिया, उसके बाद नेम। अब नेम पास कर दिया, यूजर अपना नाम दे रहा है तो यूजर नेम। अब देखें, अब हम अगर इसको क्वेश्चन मार्क उठाते हैं और अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा आ गया, यूजर नेम। तो यूजर जो भी डेटा देगा वो उस नाम में जाकर स्टोर हो जाएगा। जी जी हाँ बता रहा हूँ। देखें आपके पास, ये हमने ज़्यादा जूम कर दिया, अब कहाँ हम ढूंढते रहेंगे उसको। अच्छा भाई कहाँ गया, ये आ गया भाई। अच्छा देखें हमारे पास हमने यहाँ पे एक नाम दिया। नाम क्या करता है, यूजर इस फील्ड में जो भी डेटा देगा वो उठ के इस की में चला जाएगा। मतलब अब मैंने जैसे मेरे यूजर ने यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, अभी हम नेम को हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है ना भाई। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, अब यहाँ देखिएगा यूजर नेम में क्या लिखा हुआ आ गया, टेस्ट लिखा हुआ आ गया। तो इसका ये मकसद है कि यूजर जो डेटा देगा वो कहाँ स्टोर होगा, नेम में। यूजर जो भी डेटा देगा वो कहाँ स्टोर होगा, नेम में। अब मैं गेट को हटाकर पोस्ट कर रहा हूं, गेट को हटा के मैंने क्या कर दिया, पोस्ट। अब देखते हैं भाई, अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो अब यहां पर कुछ भी नहीं होगा। अब क्योंकि यूजर का डेटा सिक्योर है, क्योंकि आप एक कोई भी शॉप पे जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, अगला बंदा भी आके फॉर्म भर रहा है, तो अगर वो उसी पेज पे खड़ा होगा तो उसको आपका डेटा सब मिल जाएगा। लिंक में सबका सब डेटा आ जाएगा कि पिछले बंदे ने क्या डेटा फिल किया था। तो ये सिक्योर नहीं हुआ। गेट क्या है, सिक्योर नहीं है। पोस्ट क्या है, सिक्योर है। अब सवाल ये होगा, जब सिक्योर था ही नहीं तो बनाया क्यों भाई।
बनाते ही नहीं ना यार, डायरेक्ट पोस्ट बनाते, गेट बनाते ही नहीं, इतनी लंबाई क्योंकि, वरना यहाँ पे रोजा लगा हुआ है और ये होता ही नहीं मसला। अब क्या है हमारे पास, गेट का मेथड इसलिए बनाया गया, कुछ सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कुछ कंपनी स्टार्टिंग की होती है जिनके पास कोई बैकएंड नहीं होता, वो बेचारे एक्सेल के ऊपर चल रहे होते हैं। वो किसके ऊपर चल रहे होते हैं, एक्सेल के ऊपर। यूजर फॉर्म फिल करता है, वो जाके लिंक से डेटा उठा के एक्सेल में स्टोर करते हैं, फिर अगले बंदे को आगे बिठाते हैं कि अब आप फॉर्म फिल करो। आ रही समझ कि आपके यूजर को लगे ना कि डेटा, लेकिन यूजर लगता है अच्छा मेरा डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ है। डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, वो सबका सब लिंक में होता है। वो डायरेक्ट लिंक को कॉपी करते हैं, क्यूरी मारी होती है कि भाई क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डेटा आया उठा के 1 बाय 1 फील्ड्स पे इंटर कर दो, क्योंकि हमारे पास बैकएंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक बैकएंड नहीं है। तो गेट का मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि जब आपके पास आपका बैकएंड काम नहीं कर रहा और डेटा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, तो आप चाहते हो कि भाई यूजर ने जो डेटा फिल किया है वो हम देखें ताकि हम उसको स्टोर कर सके, तो हम क्या मेथड लगाते हैं, गेट। गेट सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि हमें लिंक के अंदर डेटा मिल सके, ताकि हमें क्या हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे गेट लगा रहा हूँ और SMIT के पास, अगर वैसे SMIT के पास है सही भाई, ऐसा नहीं है कि SMIT के पास नहीं है, ऐसे ही डेटाबेस है तभी हम आपका रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। लेकिन हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और SMIT के पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, वो बेचारे एक्सेल पे चल रहे हैं। तो आपने अपना नाम लिखा और सब इंफॉर्मेशन फिल की, एडमिन क्या करेगा, ये डेटा उठाकर आपके सिस्टम के साथ एनीडेस्क पे एक्सेस हुआ पड़ा होगा। अभी वैसे होता नहीं है ये, क्योंकि सब कंपनीज लाजिम बाय कर लेती हैं, लेकिन क्या है वो आपका नाम उठा के अलग से फील्ड में डालेगा, वो आपका जो फादर नेम है वो अलग से डालेगा, क्योंकि आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फील्ड बनाई, यहाँ पे 2 फील्ड बनाई, इसका नाम यूजर नेम, इसका नाम कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और फॉर्म फिल करूंगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका यूजर नेम भी स्टोर हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टोर हो गया। तो एडमिन यहां से जाकर आपका डेटा निकाल पाएगा। सही है भाई, तो उसको अब डेटाबेस की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजर समझ रहा है कि हाँ डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए और ये चीज है बहुत खराब, क्योंकि कोई भी डेटा आपका देख सकता है। तो गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट क्या है, सिक्योर। अब आपका यूजर कुछ भी दे आपके पास, ये भी हटा देते हैं सब, आपका यूजर कुछ डेटा स्टोर दे, डायरेक्ट डेटाबेस के पास जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि लिंक में क्या डेटा स्टोर हुआ। तो गेट हमारे पास सिक्योर नहीं है, पोस्ट हमारे पास क्या है, सिक्योर है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आ गया, टाइप, नेम जिसमें डेटा स्टोर होगा, प्लेस होल्डर जिसके अंदर आप ये बताओगे कि आप यूजर ने इसमें क्या डेटा फिल करना है। उसके बाद दूसरी टाइप होती है नंबर। दूसरी टाइप कौन सी होती है, नंबर। जैसे आपने यहाँ पे नंबर लिखा, अब देखो इस फील्ड का यूं है, जब पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास ये फील्ड देख रहे हो, इस फील्ड में ये साइन नहीं लगे हुए आ रहे, इस फील्ड में लगे हुए आ रहे, इसमें नहीं लगे हुए आ रहे। क्यों कि अब इसमें आप कुछ और नहीं लिख सकते, यूजर लिखना भी चाहे तो नहीं लिख पाएगा। क्यों कि इसमें सिर्फ नंबर आ सकता है। ठीक है भाई, आप ऐसा है ना कि यूजर चाहे कि भाई जान के उनकी वेबसाइट फाड़नी है, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह अपना नाम लिख दो ताकि मसला हो। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, टाइप नंबर। अब मैं नंबर में जब इंटर भी कर रहा हूं ना, टेक्स्ट भी लिख रहा हूं तो भी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक मसला है, ई लिखा जाता है। ई क्या है, एक्सपोनेंट। ई क्या है, एक्सपोनेंट। तो ई लिखा जाएगा, बाकी कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। फिर ई को सॉल्व करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में जाके मारते हैं क्यूरी कि नंबर में चेक करो कहीं पे ई तो नहीं लगा दिया यूजर ने। तो बाकी तो ये लिख ही नहीं पाता, लेकिन ई लिख पाता है, क्योंकि ई क्या है, एक्सपोनेंट, तो वो आपका यूजर लिख पाएगा। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या आती है, नंबर। अच्छा, अब आपके पास अभी के लिए हम एक बटन बना लेते हैं, बटन की टाइप रखते हैं इनपुट, टाइप इक्वल टू सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट, हमने क्या बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब यहां पे आए और पेज पे रिफ्रेश किया,
जैसे ही रिफ्रेश कर रहे हैं, अब ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। हम चाहते हैं भाई रिफ्रेश ना हो, यहाँ पे उसको बताया जाए कि आपने ये फिल नहीं किया या आपने ये डेटा नहीं दिया। तो इसके लिए हम एक पैरामीटर पास करते हैं, रिक्वायर्ड। हम क्या यूज करते हैं? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड भी इसका एक एट्रीब्यूट है। रिक्वायर्ड भी क्या है? इसका एक एट्रीब्यूट। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। हाँ, प्लीज फिल आउट दिस फिल, कि इस फील्ड को लाजमी फिल करो। तो उसके लिए हमने क्या लगाया? रिक्वायर्ड। अब आपने कोशिश करनी है, अभी के लिए हमने सिर्फ मेथड सीखा और इनपुट टाइप वगैरह सीखा, तो इस टाइप का फॉर्म बनाकर ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है भाई? तो ये वीडियो वगैरह और कोड वगैरह मैं लाजमी अपलोड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा, क्योंकि अच्छा रमज़ान की टाइमिंग आपको पता है कि 1:30 से 1:30 से लेकर 3 बजे तक, इसमें तो किसी को मसला नहीं है ना भाई? हाँ, फिलहाल तो हम लोग गेट यूज़ करेंगे, ताकि बाद में जाके जब हम डेटाबेस के साथ करेंगे तो पोस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, बाकी क्या है कि आप, आज मैंने भी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टॉपिक हमारा, आप कोशिश करेगा कि फॉर्म का ना स्टार्ट करके आ जाओ। फॉर्म के जितने एट्रीब्यूट है ना, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। कोई भी चीज़ हो, आप वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करो, लेकिन अपना अपना काम लाजमी शेयर करो, ताकि पता लगे कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है भाई? सही है, ऑफ कर सकते हो भाई। अच्छा, जो आप लोग फितराने की पर्चियां लेकर गए हैं, वो अगर तो लेकर आए हैं तो लाजमी आज दे दें, और अगर नहीं लेके आए तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी देना है। ठीक है भाई? ओके, ऑफ कर सकते हैं भाई। जी जी।